जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज फ्रेंड्स 7 सितंबर 2023 है, जो कि आपके सामने डेली करंट अफेयर्स एडिटोरियल के साथ मैप की डिटेलिंग और साथ ही साथ अफ्रीका की अभी रिवर, एशिया की रिवर कवर करने के बाद अफ्रीका का नंबर लग गया है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, डेली बैकग्राउंड डिटेलिंग दे देता हूँ, एडिटोरियल पीआईबी डाउन टू अर्थ सारा कंपाइल करके एक जगह पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट हैं तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आर्टिकल है, न्यूज़ है और सारी चीज़ें जो कंपाइल करके आपके सामने लेकर के आता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले निकल के आ रही है जो ग्रीन ग्रोथ की बात करी जा रही है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग चल रही है। आखिर इतना कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशंस जो हो रहा है उसकी वजह से अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जो 11 रिच कंट्री हैं, कहाँ की, यूरोप की, तो जर्मनी, यूके, इन लोगों को क्या बातें बोली जा रही हैं कि यहाँ पे 200 ईयर्स इनको लगेगा पेरिस गोल को कंप्लीट करने में। तो बताइए 200 ईयर्स ये कोई कम साल तो नहीं होते हैं। इतने में तो कितना सारा पृथ्वी का जियोग्राफी, क्लाइमेट स्ट्रक्चर अगर बात करी जाए तो बहुत सारे चेंज हो जाएंगे। 200 ईयर्स तक अगर इस स्थिति से हम लोग चलें तो क्या हाल होगी पृथ्वी का, यहाँ पे कितने फ्लोरा फौना सरवाइव कर पाएंगे, ये भी यहाँ पे सोचने योग्य बातें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ पे अभी नेक्स्ट बताऊंगा। देखेंगे किस प्रकार से क्या क्या इश्यू निकल के आ रही है, कौन सी वो 11 कंट्री हैं, क्या पेरिस का गोल था और कैसे अचीव किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हाई इनकम कंट्री हैं यूरोप की, तो मैक्सिमम हाई इनकम कंट्री हैं। अगर बात करी जाए, फोकस किया जाए आपके यूके के, वो फ्रांस को, इन कंट्री को, जर्मनी को, तो ये हाई इनकम कंट्री हैं। यहाँ पे जो बात बोली जा रही है कि 200 साल लग सकते हैं अगर इस स्थिति, इस स्पीड से यहाँ पर चला तो ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस को जो 95% तक यहाँ पे चीज़ें कम करने की बातें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे आपको कम करने के लिए 200 साल लगेंगे, जबकि टारगेट यहाँ पे 2050 रखा गया है। अब बताइए किस प्रकार से चला जा रहा है जो इस प्रकार की चीज़ें हैं। अच्छा, वो कंट्री की बात करी जा रही है तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम जो कि आपका आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, यूनाइटेड किंगडम को कई बार मैं बताया इसमें कितनी कंट्री आती है, मेरा यही आपसे क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शंस में जरूर जाकर लिखें अगर आपको पता हो तो। दूसरी चीज़ें, अगर ग्रीन ग्रोथ की बात करी जा रही है कि किस प्रकार से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर के आगे चलेंगे और इस चीज़ को, जो एनर्जी अभी हम पॉल्यूट करके इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको रिन्यूएबल एनर्जी पे हम किस प्रकार से शिफ्ट करेंगे, वही सारी बातें बोली जा रही हैं। यहाँ पे हाई इनकम कंट्री यहाँ पे इस मुद्दे से कहीं ना कहीं भटक रही हैं और बहुत स्लो ग्रोथ यहाँ पे चल रहा है। तो पेरिस का एग्रीमेंट क्या है, तो ये जो ट्रीटी साइन की गई थी 196 कंट्री के द्वारा कि ये जो इंक्रीज इन द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे कम करने की, ऑलमोस्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ला करके रखने की बात करी गई है। तो बिलो 2 डिग्री सेल्सियस था प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ये बात समझ लीजिए। तो यहाँ पे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको ला करके रखने की बात करी गई है। अगर ऐसा चीज़ें चलेगी तो 200 साल यहाँ पे लग जाएगा, यानी स्पीड कहीं ना कहीं बहुत तीव्र गति से गलत चल रही है। अगर स्पीड भी यहाँ पे चल रही है तो आपका जो ग्रोथ है वो तीव्र गति से चल रहा है, यानी आप कहीं ना कहीं पॉल्यूशन तीव्र गति से मचा रहे हैं और जो यहाँ पे कार्य करने के लिए लक्ष्य रखा गया है, गोल्स, उस पे आप धीरे धीरे फोकस कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे आपको लंबा समय, जाहिर सी बात है, लगना स्वाभाविक ही है। तो वही चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। रिसर्च में जो रिसर्चर हैं क्या पता किए हैं कि 11 कंट्री ऐसी हैं जो यहाँ पे एब्सोल्यूट डीकपलिंग है यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं इसको छोड़ करके निकल रही है जहाँ पे कार्बन इमिशंस हो रही है और उनकी जीडीपी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है और डिक्रीज भी हो रहा है कार्बन, लेकिन उस रेशियो में नहीं जिस रेशियो में होना चाहिए। क्योंकि अगर बात करी जा रही है
2013 से 19 तक की, तो यहाँ पे जीडीपी का ग्रोथ तो तीव्र गति से हुआ, लेकिन कार्बन का इमिशंस यहाँ पे घटने वाला बात इस तरीके से हुआ। तो ये अगर ग्राफ को समझ लें तो कार्बन इमिशंस लगभग सीधी लाइन पे आ रही है और यहाँ पे ग्रोथ आपका खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये यहाँ पे जो इश्यू निकल के आ रहा है उसमें मिसमैच है, एक कार्बन रिडक्शंस में और आपके जीडीपी ग्रोथ में। तो इसमें बहुत सारा मिसमैच नजर आ रहा है, इसी के कारण यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो 11 कंट्री हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, आपको उनका जो 200 ईयर्स का टाइम ले सकती हैं इस प्रकार से अगर ग्रोथ और रिडक्शंस पे फोकस करी। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट यही फोकस करता है कि 2 डिग्री सेल्सियस से अगर बात करी जाए यहाँ पे कम लेकर के रखना है, जीरो कार्बन इमिशंस की तरफ फोकस करना है आपके मिड सेंचुरी तक। तो 21वीं शताब्दी है, यहाँ पे 2050 की बात बोली गई है। अच्छा, कौन सी इतनी कंट्री है जो 2050 तक कार्बन फ्री कंट्री घोषित करने का डिमांड कर रखी हैं, यानी लक्ष्य रखी हैं, टारगेट रखी हैं? भारत तो 2070 तक है, हम सभी लोग जानते हैं। चाइना कितने तक है? चलिए कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखिए। दूसरी तरफ यहाँ पे रिजिलियंस और क्लाइमेट इम्पैक्ट को यहाँ पे कहीं ना कहीं इनहेंस करने की बात करी जा रही है कि जो भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे एनर्जी उसको ये क्लाइमेट पे इम्पैक्ट ना पड़े। और फिनेंशियल फ्लो की भी बातें बोली गई हैं यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्टिव के साथ यहाँ पे वर्ल्ड को लेकर के आगे बढ़ना है। तो जाहिर सी बात है रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें फोकस करनी ही पड़ेगी अगर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये देखिए 2015 में ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट होता है और इसी के अंतर्गत ये सारे गोल्स रखे जाते हैं। तो जो एनालिसिस है यहाँ पे क्या निकल के आया एनालिसिस में, तो 11 हाई इनकम कंट्री जो यहाँ पे हैं वो कहीं ना कहीं इससे अलग चल रही हैं डीकपल होके। तो यहाँ पे यही सारी मुद्दों पे फोकस किया जा रहा है कि अगर आप पेरिस कॉन्फ्रेंस को गोल बना करके नहीं चलेंगे तो आपको बहुत लंबा समय तक इसी तरीके से पोल्यूशन मचाते हुए 200 साल लग सकते हैं। 13 से 19 का जो बात किया गया है यहाँ पे 1.6% पर ईयर तक की चीज़ें कवर होंगी और ये जो है रिडक्शंस रेट 30% यहाँ पे 2025 तक किया गया है, जो कि अब 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल कार्बन बजट यहाँ पे डाला गया था कि इसको हम इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं रिडक्शंस करेंगे कार्बन इमिशंस को। तो यहाँ पे कार्बन इमिशंस तो कम होने से रहा क्योंकि सभी लोग अपने सरप्लस प्रोडक्शंस पे, मैं बार बार यहाँ पे चीज़ें यही बताता हूँ, देखिए सरप्लस प्रोडक्शंस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में डाला गया है ना, इसको लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं मुद्दा बनाता हूँ, बार बार आप लोगों को इस बारे में बताता भी हूँ। क्या कारण है? तो देखिए कोई भी कंट्री, फॉर एग्जाम्पल अगर चाइना हो गई या फिर यूएसए हो गई या फिर इंडिया हो गई, ये तीनों कंट्री को अगर हम ले लें तो यहाँ पे पूरा भर भर के प्रोडक्शंस ये कंट्री कर रही हैं। तो सबसे कम तो प्रोडक्शंस इंडिया कर रहा है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस चाइना कर रहा है, फिर यूएसए, ये कंट्री प्रोडक्शंस कर रही हैं और वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में, वर्ल्ड के मार्केट में ले जाकर रख रही हैं। तो नीड के अनुसार यहाँ पे अगर प्रोडक्शंस हो तब जाकर के चीज़ें चलेंगी, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है जिसके कारण यहाँ पे ग्लोबली जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में लोग भर भर के प्रोडक्शंस कर रहे हैं और रिसोर्स का, जो अपने पृथ्वी पे रिसोर्सेस है, अर्थ की रिसोर्सेस का यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशंस, सिंपल भाषा में बोला जा रहा है तो एक्सप्लॉयटेशंस ही हो रहा है और कुछ नहीं। तो इसी को मुद्दा बना के यहाँ पे आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं, किसको, क्लाइमेट को। जो आपका कार्बन इमिशन है वो भी कम नहीं हो पा रहा है। तो जब फैक्ट्री इंडस्ट्री इतनी सारी प्रोडक्शंस करेंगी तो उन्हें एनर्जी की आवश्यकता होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, प्रोडक्शंस करेंगे तो पोल्यूशंस बचाएंगे। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरलिंक है एक दूसरे से, तो आप इजी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नया एडिटोरियल क्या है। फ्रेंड्स, वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए देखते हैं, इंडिया दैट इज़ भारत, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये निकल के आया है। आज के संदर्भ में अगर बात करी जाए तो इंडिया एक ग्रुप बनाया गया है जो कि आपके अभी करेंटली अगर हम बात करें तो अपोजिशन की जो पार्टी है लोकसभा में, सारे लोग मिलकर के एक इंडिया ग्रुप बनाए हैं। उसी के विरुद्ध में यहाँ पे क्या चल रहा है अभी, तो इंडिया और भारत में
कहीं ना कहीं विवाद हो गया है कि क्या इस्तेमाल किया जाए, क्या इस्तेमाल नहीं किया जाए। देखिए, मेरा तो यही मानना है एक लाइन में, आर्टिकल 1 ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस यही बात बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये सीधे सीधे ये आर्टिकल मेंशन है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें मेंशन है यहाँ पे। सारी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कुछ यहाँ पे राम कथा भी दी गई है जो आपको मैं शॉर्ट शब्दों में समझा करके आगे निकलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उपयोग इसकी है नहीं, लेकिन फिर भी एडिटोरियल में कवर कर दिया गया इसको, तो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस एक्रोनेम से काफ़ी हलचल में आ गई है। कौन से एक्रोनेम? इंडिया। अभी जो अपोजिशंस इसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट अलायंस जो यहाँ पे बताई जा रही है उसको लेकर के बात करी जा रही है। तो यहाँ पे उसी मुद्दे को लेकर के बात हो रही है। एक तरफ इंडिया जो ये दर्शाता है क्या कि ये कहीं ना कहीं इंग्लिश वर्ड से ओरिजिन है, दूसरी तरफ क्या है भारत जो ये दर्शाता है कि इंडिया का कल्चर एम्बेडेड है, हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग हुआ है और भारतीय संस्कृति को ये दर्शा रहा है। तो ये सोचने पे है, ऐसा नहीं है इंडिया ये चीज़ें दर्शा नहीं रहा है। तो इंडिया का मतलब भारत होता है और भारत एक हिंदी शब्द है, इसका शब्द इंग्लिश है, तो ट्रांसलेशंस में क्या ही फ़र्क है अगर बात करी जाए। तो इसी चीज़ को मुद्दा बना के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एडिटर ये ऐसी बातें बोल रहे हैं कि जो अभी डेलीगेट्स को जो अपने भारत में सीएम लोग हैं उनको जो इन्विटेशंस मिली है प्रेसिडेंट के अंतर्गत, तो यहाँ पे जो ऑर्डर और आदेश गए हैं वो भारत के नाम से गए हैं, न कि इंडिया के नाम से। तो इंडिया का एक्रोनेम प्रयोग करना अब बंद कर दिए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके कारण ये सारी इशू निकल के आ रही है। तो इंडिया का प्रयोग करना बंद कर दिए, लेकिन इंडिया दैट इज भारत तो सेम ही है, उसमें तो कोई अंतर है ही नहीं। तो हम किस चीज से लेकर के इसको, किस एंगल से इसको देखेंगे, ये सबसे बड़ी इशू निकल के आ रही है। नेशन बिल्डिंग जर्नी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे दोनों नाम में कोई बहुत ज़्यादा आउटकम अंतर नहीं निकल के आता है। ये कहीं ना कहीं पूरी चीज़ें इनके अनुसार क्या चीज़ें दर्शाती हैं, तो ये क्या दर्शाती हैं, तो मल्टीट्यूड ऑफ एथनिक लिंग्विस्टिक जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ पे दर्शाती हुई नज़र आती हैं और ये एक सोसाइटी को ये एक प्रकार से यूनाइट करती हुई नज़र आती है। वो आपका क्या है वर्ड भारत। तो अगर भारत ये वर्ड है तो भारत को ही तो इंडिया बोला गया है, तो आप इतना इससे परेशान हो क्यों रहे हैं, यही एडिटर यहाँ पे बात बोल रहे हैं। जबकि बात करी जा रही है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की, जिसे हम RSS बोलते हैं। तो हेडगेवार साहब इसके संस्थापक थे। किस सन में इसकी स्थापना करी गई थी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। दूसरी तरफ अगर बात करी जा रही है तो इसका जो प्रयोग होगा भारत ओवर इंडिया, ये अब लंबे समय से चल रहा है। जो टसल्स अभी आपको बताया अपोजिशंस में और बीजेपी, तो यहाँ पे जल्दी से बीजेपी कहीं ना कहीं इसको ऑप्ट करता हुआ नजर आया, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे बात करी जा रही है कि बीजेपी को यहाँ पे इंडिया वर्ड्स अब भा नहीं रहा है। तो इंडिया वर्ड्स भा नहीं रहा है, जिसके कारण यहाँ पे भारत वर्ड का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो भारत वर्ड का इस्तेमाल होना शुरू है, जबकि RSS बहुत पहले से ही भारत 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 वर्ड पे फोकस करने के लिए अप्रोच करी थी, लेकिन अब जाकर के यहाँ पे चीज़ें भारत वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए, चाहे ऑफिशियली इसका इस्तेमाल हुआ है चाहे नॉन ऑफिशियली इसका इस्तेमाल हो रहा हो, है दोनों चीज़ सेम ही, कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई भी बारीक अंतर नहीं है। बस लैंग्वेज के अंतर से यहाँ पे कोई अंतर नहीं कही जा सकती। तो यहाँ पे अगर हम देखें इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल 1 में ये सारी चीज़ें मेंशन है, तो हम किस प्रकार से अब टसल्स जो शुरू हो गए हैं अपोजिशंस पार्टी और रूलिंग पार्टी में, ये तो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होंगे, ये और ज़्यादा लंबे समय तक जाएंगे। तो भारत और यहाँ पे इंडिया दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। अगर बात करी जाए, दोनों कहीं ना कहीं कल्चरल चीज़ को एक ही दिखाते हैं, लेकिन आज के संदर्भ में बात करी जाए तो ये कहीं ना कहीं कल्चरल कॉम्बैक्ट होना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि हिंदी वर्ड्स एक आ जाता है, एक इंग्लिश वर्ड आ जाता है, यहाँ पे इसको लेकर के भी मुद्दा अब बनाया
जाएगा। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको मुझे बतानी थी। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट एडिटोरियल देखते हैं, इंटिमिडेशंस इन मणिपुर। इसका मतलब क्या होता है इंटिमिडेशन का? तो यहाँ पे किसी को एक धमकी देना, उसे इंटिमिडेशंस बोलते हैं। तो क्या आपके मणिपुर में पता ही होगा किस प्रकार की चीजें चल रही हैं। तो एक तरफ है कुकी, एक तरफ है मितई। यहाँ पे दो कम्युनिटी हैं जिसके अंदर यहाँ पे एथनिक वायलेंसेस शुरू हो गए हैं। इतना ब्रूटल कंडीशंस है आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य में, जो मणिपुर का राज्य है अगर बात करी जा रही है। तो मणिपुर आपका कहाँ पे है? आप देख सकते हैं मणिपुर ये है, म्यांमार बर्मा से बॉर्डर टच करता हुआ, और आपका नागालैंड से बॉर्डर टच करता है, आसाम से बॉर्डर टच करता है, मिजोरम से बॉर्डर टच करता है। ये वही रीजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो इतनी दयनीय स्थिति है यहाँ पे। सबसे पहले तो इंटरनेट यहाँ पे बंद है, जिसके कारण लोगों की आवाज़ पूरे भारत तक आ नहीं पा रही है। तो ग्रेट इंडिया जो है, मेनलैंड इंडिया, वहाँ तक यहाँ पे हम लोगों के पास क्या इन्फॉर्मेशन पहुँची जा रही है। तीसरी अगर बात करी जाए, जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें भी अरेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है यहाँ पे। तो जो वहाँ की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए फोर्सेज हैं वो एक विशेष कम्युनिटी को फेवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप विशेष कम्युनिटी को यहाँ पे फेवर करेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं ना कहीं हनन हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे फेवर करने के लिए नहीं बल्कि लीगल चीज़ों को फॉलो करने के लिए बोलता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो इशू निकल के आ रहा है ये यहाँ पे क्या कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुई, FIR जो हुआ है वो पुलिस केस के खिलाफ हुआ है यहाँ पे। और जो एडिटर हैं वहाँ पे, जो जर्नलिज्म की कार्य करते हैं, उनके तरफ से भी बहुत सारी इशू निकल के आई है। यानी जो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, गिल्ड का मतलब क्या होता है, जो एक ग्रुप है एडिटरों का, वो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो यहाँ पे मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह को यहाँ पे ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनको एक ग्रुप छोटा सा वहाँ पे ये फेवर करता हुआ भी नज़र आ रहा है कि एक विशेष कम्युनिटी को लेकर के ही न्यूज़ गढ़ी जा रही है। तो देखिए ये फेवर हो गया कहीं ना कहीं, जबकि यहाँ पे बहुत सारी कमेटी जो है EGI की बात करी जा रही है, इस कमेटी को लेकर के फाइंडिंग कर रही है। अब इशू ये निकल के आ रहा है, फोर्स एक विशेष कम्युनिटी को फेवर कर रहा है, एडिटर जो जर्नलिज्म है विशेष कम्युनिटी को फेवर कर रहे हैं, वहाँ के बीरेन सिंह जो CM हैं वो विशेष कम्युनिटी को फेवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सही प्रकार से पीस प्रोसेस आएगा कैसे? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यही इंटरिम प्रोटेक्शंस को लेकर के यहाँ पे जो FIR दर्ज हुआ है ना, यहाँ पे किसके अंतर्गत, तो यहाँ पे बहुत सारे जो एडिटर हैं उनको लेकर के भी इशू निकल के आई है, और जो पुलिस फोर्सेस है उसके अगेंस्ट में भी चीज़ें निकल के आई है। तो उसी पे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट फोकस करती हुई नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ें जो क्रिटिसिज्म है वो ये कहा जा रहा है कि ये एक प्रकार से एंटी स्टेट, एंटी नेशनल, एंटी इस्टेब्लिशमेंट का कार्य कर रहे थे, जिसके कारण इनको इस प्रकार की चीज़ें फेस करनी पड़ी, जो जर्नलिस्ट हैं उनको फेस करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपके सामने मैं रख रहा हूँ क्या कि हर बार अगर बात करी जाए कहीं भी वायलेंसेस इरप्ट आउट हो रहे हैं तो ये एक विशेष कम्युनिटी को फेवर मिल रही है। दूसरी तरफ अगर बात करी जा रही है पूरे भारत में तो कहीं ना कहीं एक विशेष कम्युनिटी को उससे लॉस भी हो रही है। तो ये कम्युनलिज्म की जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए देशों में। इंटरनेट बैन होने से वजह से यहाँ पे जर्नलिज्म की भी क्वालिटी गिरती हुई नज़र आ रही है और सेल्फ सेंसरशिप की बात बोली जा रही है। मतलब जो मर्जी करेगा वही यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशंस बताया जाएगा, यानी सीधे सीधे फेवर करके एक कम्युनिटी को इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुँच रहा है। एन बीरेन सिंह यहाँ पे वही बातें बोल रहे हैं कि किस प्रकार से जो मेजर मितई कम्युनिटी है उसे हम यहाँ पे उसको बायसेस मिल रही है इनके अनुसार, बीरेन सिंह के अनुसार। तो जो मितई ग्रुप है मेजॉरिटी में आती है और जो कुकी जो कम्युनिटी है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ये मितई कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी है। तो इन दोनों कम्युनिटी में विशेष फेवर मितई कम्युनिटी को दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बीरेन सिंह का कहना है ये बायसेस इनके साथ हो रहा है। तो यही मुद्दों पे यहाँ पे इशू निकल के आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट का जो विल पावर है उसकी कमियां नज़र आ रही हैं। गवर्नमेंट अगर चाहे तो यहाँ पे 7 डेज़ के अंदर ही ये सारी चीज़ें ख़त्म करवा सकती थी, लेकिन इसको बहुत लंबा खींचा गया। अभी और लंबा ये जाएगा जब तक
2024 का शायद इलेक्शंस ना हो जाए, क्योंकि लंबा वक्त तो ये लेगा ही, काफ़ी आगे ये वायलेंसेस बढ़ चुके हैं। तो दोनों ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स एम्यूनिशंस लेकर के यहाँ पे खड़े हो गए हैं, ब्रूटल कंडीशंस वहाँ पे फैले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो दो कम्युनिटी को आपस में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करने पे मजबूर कर रही हैं। तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशंस होना चाहिए सही प्रकार से, तभी जाकर के चीज़ें होंगी। अब आगे बढ़ते हैं माल नरिशमेंट की तरफ। जो यहाँ पे गैप निकल के आ रही है, माल नरिशमेंट गैप, वो क्या होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे हम। बात करी जा रही है साल दर साल जो गवर्नमेंट यहाँ पे आंकड़े को निकालते हैं कि किस प्रकार से हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे और अपने देश के जो बच्चे हैं उनको मिड डे मील प्रोवाइड करेंगे। देखिए यही मिड डे मील है जो पोषण अभियान के अंतर्गत बदल चुका है, उसका नाम बदल चुका है। तो पीएम पोषण यही है, याद रखिएगा। तो स्कूल और पीपल यहाँ पे जो बात करी जा रही है, ये मंथली राशन यहाँ पे रिसीव करते हैं। किस प्रकार से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, पीडीएस जिसको हम बोलते हैं, उसी के अंतर्गत आपको रेडी टू ईट पैकेट प्रदान करी जाती है। हॉट मील यानी गरम गरम भोजन जो बनेगा पकेगा स्कूल में, बच्चों को प्रदान करी जाती है ताकि उनका स्वास्थ्य सही हो। आंगनबाड़ी सेंटर के अंतर्गत यहाँ पे चीज़ें बनती हैं। पोषण अभियान इसी के अंतर्गत यहाँ पे आ रहा है। तो होलिस्टिक न्यूट्रिशन नरिशमेंट की बात करी जा रही है पोषण अभियान के अंतर्गत, जिसमें आपको क्या क्या मिलता है, तो एग मिलता है, बनाना मिलता है, प्रोटीन पाउडर भी प्रोवाइड करी जा रही है, यहाँ पे पीनट चिक्की भी प्रोवाइड करी जा रही है, और जैगरी जिसे हम गुड़ बोलते हैं यहाँ पे वो भी प्रोवाइड करी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं स्टेट स्पेसिफिक स्कीम के अंतर्गत, ये नेशनल स्तर पे नहीं है ये इतना। तो इन सब चीज़ों की अगर बात करी जा रही है तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे बहुत अच्छा स्कीम छत्तीसगढ़ में चल रहा है यहाँ पे। अब ये देखिए इतनी अच्छी स्कीम अगर चलेगी, बच्चों को चिक्की प्रदान, एग प्रदान, बनाना प्रदान कराया जाएगा कि भैया आपका माल नरिशमेंट से आपको छुटकारा मिले, तो यही जाहिर सी बात है वो राज्य विकास करेगा। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात करी जा रही है तो ये कभी बहुत दूरी है जिसे तय करना है, यानी बहुत सारी कमियां अभी भी हैं जिसे हमें पालन करना है। तो सबसे पहले जो न्यूट्रिशन आएगा आपका इसी हेल्थ एंड वेलबींग में आ जाता है। जीरो हंगर सेकेंड में और पावर्टी फर्स्ट में आ जाता है। तो ये ऊपर के तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूछ देता है कब आया, तो आपको बता दें ये 2016 से लेकर के 2030 तक इसका टारगेट है। ये सारी चीज़ें कवर होंगी। 17 गोल है, 169 यहाँ पे टारगेट इसी के अंतर्गत रखेंगे, यानी 3 के अंतर्गत बहुत सारे टारगेट हैं, 9 के अंदर बहुत सारे टारगेट हैं, इसी तरह सारे के अंदर बहुत सारे टारगेट होकर 169 टारगेट हो जाते हैं। इससे पहले क्या कोई गोल नहीं था? तो जी हाँ, इससे पहले भी गोल था, उसका नाम MDG था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये 2000 से लेकर के 2015 तक चीजें कार्य करी। अब इसके बाद ये चीजें आ जाती हैं आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यहीं पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे जन आंदोलन, सोशल और बिहेवियर चेंज करने के लिए लोगों को SBCC ये चीजें चलाई जा रही हैं पोषण अभियान के तहत। ये मुझे बहुत सही चीजें लगी। सोशल और बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशंस के माध्यम से, यानी अवेयरनेस के माध्यम से बात करी जा रही है कि यहाँ पर जा जाके कि लोगों को बताया जाए कि माल नरिशमेंट कैसे लोगों को हैम्पर कर रहा है देश के विकास में, राज्य के विकास में, फैमिली के विकास में, हेल्थ के विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ के विकास में हैम्पर करता हुआ नजर आ रहा। तो साइकिल से रैली करी जा रही है, प्लांटेशन ड्राइव करी जा रही है, और पोषण माह भी यहाँ पे रखा गया है, पोषण पखवाड़ा भी और गोद भरैया भी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट अलग अलग प्रकार से SBCC के अंतर्गत यहाँ पे जन आंदोलन, एक प्रकार से सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशंस, ये चीज़ें लेकर के आ रहा है। तो जो कंसेप्ट है न्यूट्रिशन काउंसलिंग का, देखिए न्यूट्रिशन काउंसलिंग जब तक नहीं होगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि कितने बच्चे मालनरिश हैं, इनको क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। न्यूट्रिशन काउंसलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये
कहीं न कहीं बात करी जा रही है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है यूनिफॉर्मली पूरे भारत में। अगर ये चीज़ें हो जाए ना कि काउंसलिंग हो गई, कितने लोग बच्चे मालनरिश हैं, अंडरवेट हैं, स्टंटेड हैं, वेस्टेड हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो यहाँ पे अगर फोकस करी जा रही है 2018 का रिपोर्ट, तो यहाँ पे एसबीसीसी का जो एक्शन प्लान है यहाँ पे पोषण अभियान और आगे ले जाके रखता है। क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पे फील्ड स्टाफ को और ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत है, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ। तो जब अपने ही स्टाफ यहाँ पे वेल ट्रेंड नहीं होंगे, काउंसलिंग क्या खाक करेंगे वो, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है लोगों में कि किस प्रकार से, अगर आपके बच्चे की वेट कम है, हाइट कम है, मालनरिश है, अंडरवेट है, सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इसी की काउंसलिंग की बातें इसी एडिटोरियल में करी जा रही हैं। तो आशा करते हैं कुछ आपको बैकग्राउंड में स्कीम्स भी यहाँ पे दिया हूँ मैं, जो माल नरिशमेंट को टैकल करने के लिए यहाँ पर बनाई गई हैं। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो माल नरिशमेंट को कम करने के लिए इस्तेमाल, देखिए इसका आप मेंस पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस बन जाता है। नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में लाया गया, और मिड डे मील स्कीम जो अभी पोषण स्कीम बन गया है 1995 में मिड डे मील यहाँ पर लाया गया। अच्छा, मिड डे मील सबसे पहले शुरुआत कौन से स्टेट के द्वारा किया गया? मेरा क्वेश्चन ये रहा। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, ये लाया गया। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी लाई गई 1993 में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें बच्चा और जच्चा दोनों को, माँ और बच्चा दोनों को कवर किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी तो एक स्वस्थ बेबी को जन्म देगी। जब माँ ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो स्वस्थ बेबी के जन्म कैसे होगी? तो सारी चीजें इंटरलिंक हैं। अगर बात करी जा रही है, एक प्रकार से मैं आपको यहाँ पे चीजें समझाना चाहूंगा। क्या अगर बात करी जा रही है यहाँ पे, देखिए जो निकल के आ रही है, जैसे कि मदर है हमारी मदर, तो मदर से हम लोग पैदा हुए, बॉय और गर्ल। तो ये बॉय गर्ल पेरेंट बने, तो इनके बच्चे पैदा हुए। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम मदर वाले चैन पे ही फोकस करें, मदर वाले चैन पे, और इनकी हेल्थ और एजुकेशंस दोनों को यहाँ पे फोकस किया जाए, हेल्थ और एजुकेशंस, अवेयरनेस, तीनों इसी जोन पे अगर फोकस कर दिया जाए, तो जो चैन निकल के आएगा हम लोगों का, बॉयज वाला ग्रुप और गर्ल्स वाला, ये भी यहाँ पे हम लोग हेल्दी निकल के आएंगे। तो हमारे देश की महिलाएं ही हेल्दी नहीं हैं, अगर बहुत सारी महिलाओं की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं वही मालनरिश हैं, और बच्चे को जब जन्म देती हैं तो वीक बच्चे और स्टंटेड बच्चे, और कहीं ना कहीं इस प्रकार से अनहेल्दी बच्चे पैदा होते हैं, जो आगे चल के वो भी अनहेल्दी बच्चे पैदा करने के चैन में जुड़ जाते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो इंटरलिंक है एक दूसरे से। अगर हम लोग मदर वाले चैन को ही ठीक कर दें यहाँ पे, तो हमारे बच्चे जो निकल के आएंगे वो भी काफ़ी हेल्दी निकल के आएंगे, और जो बच्चे होंगे वो भी अवेयर होंगे इन सब चीज़ में। तो अवेयरनेस का भी रोल है, मदर को फोकस करने की यहाँ पे रोल है। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। दूसरी तरफ बात करी जा रही है इसी एडिटोरियल के अंतर्गत, एक जगह है छत्तीसगढ़ में बेमेतरा। तो ये बेमेतरा जो जगह है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आज के डेट में अपना जगह रखता है इसी स्कीम को लेकर के। यहाँ पे कोई नक्सलाइट की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है इस जोन में, बहुत ज़्यादा नक्सलाइट वाली क्षेत्र भी नहीं है बेमेतरा, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चरली बात करी जाए तो बहुत रिच जोन है यहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करी जाए तो सीवियर एक्यूट माल नरिशमेंट, यहाँ पे बच्चे यहाँ से लगभग 3,500 के आसपास दिसंबर 2022 में निकल के आते हैं। अब क्यों? जब यहाँ पे ना नक्सलाइट का जोन है ना कहीं, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को तो एक्शन लेना चाहिए कि यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें हों। तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे अपना रोल क्या प्ले करी, जिसके कारण यहाँ पे 2022 में जब सर्वे हुआ, यहाँ पे तो सीवियर एक्यूट चिल्ड्रेन इतने सारे मिल गए। तो यहाँ पे स्कीम छत्तीसगढ़ लेके आया पोट्टी लइका अभियान। तो पोट्टा लइका अभियान, क्या नाम है यार ये, हाँ, पोठ लइका अभियान। तो पोठ लइका अभियान जो यहाँ पे चलाया गया, याद रखिएगा ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो भी छत्तीसगढ़ PCS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसका मतलब होता है हेल्दी चाइल्ड
मिशन। तो बच्चों पे सीधे सीधे फोकस किया गया है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के भाषा में यहाँ पे जो मिशन है पोर्ट लइका अभियान। तो ये न्यूट्रिशन काउंसलिंग प्रोग्राम है, एक प्रकार से याद रखिएगा। ये काउंसलिंग का मतलब जांच परखेगा कि कौन सा बच्चा हेल्दी है, कौन सा बच्चा नहीं हेल्दी है। तो याद रखिएगा यही चीजों पे मैं फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे क्या 72 ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड, ये आंगनवाड़ी सेंटर की बात करी जा रही है। तो सारे आंगनवाड़ी सेंटर में यहाँ पे फोकस किया गया। अब सब डिवीजन बेमेतरा जो डिस्ट्रिक्ट है, ये कहीं ना कहीं यूनिसेफ छत्तीसगढ़ इन लोगों के टेक्निकल सपोर्ट से यहाँ पे चीज़ों को संभव किया गया। तो न्यूट्रिशन की काउंसलिंग हुई और प्रत्येक फ्राइडे यहाँ पे चीज़ें होती हैं। पेरेंट्स जो सीवियर एक्यूट मालनरिश का बच्चे टारगेट किए गए हैं और मीडियम एक्यूट माल नरिशमेंट बच्चे टारगेट किए गए हैं, तभी तो उनको हम पोषण दे पाएंगे। तो ये उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है जो बच्चे एकदम सीवियर और एक मीडियम एक्यूट यहाँ पे चीजें चल रही हैं। तो तिरंगा भोजन का मतलब क्या है? बैलेंस डाइट। ये अपने भाषा में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में है, लेकिन काफी बढ़िया ये स्कीम निकल के आ रहा है। मुझे तो बहुत प्यारा स्कीम ये लगा। अगर बात करी जा रही है प्रोग्रेस की, तो ये टारगेट कर रहा है चिल्ड्रन को जो यहाँ पे उनको मॉनिटर किया जा रहा है। तो ये बहुत हद तक चेंज भी लेकर के आया है सोसाइटी में, क्योंकि मॉनिटर होगा तो चेंज भी होगा। तो सिंपल जो मंत्रा है नरिशंस की, यहाँ पे किस प्रकार से न्यूट्रिशंस काउंसलिंग चल रही है और ये रेगुलर यहाँ पे मॉनिटर इवेल्युएशंस हो रहा है, जिसके कारण उस डिस्ट्रिक्ट में 53.77% टारगेट किया गया है चिल्ड्रन को और माल नरिशमेंट से यहाँ पे बच्चे बाहर भी आए हैं। तो जुलाई 2023 तक 59 लगभग 1100 के आसपास में से 600 बच्चों को बाहर निकाल दिया गया है। 61% ऑफ जो मीडियम एक्यूट माल नरिश चिल्ड्रन हैं वो निकले हैं और 15% के आसपास सीवियर एक्यूट माल नरिश बच्चे इससे बाहर निकल गए हैं। तो सोचिए कुछ ही महीनों में कितने सारे चेंजेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो यही यहाँ पे एडिटर बोल रहे हैं, इसे हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट और पूरे स्टेटों में इसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। इसी मॉडल को लेकर के हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अच्छा अनुभव है। अगर इस प्रकार से चीज़ें होंगी तो हम इसका उपयोग व्यापक स्तर पे कर सकेंगे और अपने देश के जो माल नरिश बच्चे हैं उनको हेल्दी, हैप्पी और एजुकेटेड बना सकते हैं। सोशल मीडिया का न्यूज यहाँ पे चल रहा है कि किस प्रकार से सोशल जो डिजिटल मीडिया है उसका प्रयोग किया जा रहा है। अगर बात करी जा रही है, बहुत सारे ऐसी यूरोपियन कंट्री हैं, वहाँ पे भी, भारत में भी, तो क्या क्या इशू निकल के आ रहे हैं वो सब हम देखेंगे। तो मोबाइल में जो चीज़ें पढ़ी जा रही हैं वो पढ़ने वाले लोग कम हैं और जो देखने वाली चीज़ें हैं वो वहाँ से न्यूज़ ज़्यादा निकल के आ रही है। तो वही सोशल मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है कि जो देख कर न्यूज़ लिया जा रहा है ज़्यादा है और जो पढ़कर न्यूज़ लिया जा रहा है वो कम है। तो यही सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। स्कैंडिनेवियन भी कंट्री है, यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें करती हुई नज़र आ रही हैं। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इन सब चीज़ों में भी यहाँ पे गेटवे न्यूज़ बना हुआ है कि किस प्रकार से यहाँ पे न्यूज़ चल रही हैं। तो ऑडियंस की क्या पकड़ है वो हम देखेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट, सोशल और सर्च प्लस एग्रीगेशन सारी चीज़ों को परसेंटेज में दिखाया है। इंडिया का देखिए स्थिति क्या है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जो भी यहाँ पे कंट्री हैं वो कहीं ना कहीं यही चीज़ें दर्शा रही हैं कि किस प्रकार से जो न्यूज़ है वो हम पढ़ने के बजाय वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं। न्यूज़ और फैक्ट्स की अगर बात करी जाए तो यूक्रेन की टॉप मोस्ट चीज़ें यहाँ पे प्रायोरिटी रखी जा रही हैं यूरोपियन यूनियन के द्वारा कि जो G20 का समिट होने वाला है भारत में आपके मंडपम में, तो यहाँ पे यूक्रेन को टॉप प्रायोरिटी रखने की बातें बोली जा रही हैं। देखते हैं कैसे G20 की समिट यहाँ पे निकल के आती है। दूसरी तरफ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, एक रिनाउंस अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा फेमस थे ये, आदित्य डिकी सिंह इनका नाम है। ये फोटोग्राफर थे, कहाँ के? तो रणथंबोर नेशनल पार्क में काफ़ी जाने माने पर्सनालिटी थे। इनकी हार्ट अटैक से डेथ होती हुई 57 साल की उम्र में ही हो गई। तो रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में है, याद रखिएगा। 10 मेंबर की जो एसोसिएशन है एशियान, उसके अंतर्गत यहाँ पे मीटिंग हुई और 11th एशियान US समिट आपका इंडोनेशिया में हुआ। तो यहाँ पे अलग अलग कंट्री के साथ यहाँ पे मीटिंग हुई, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, US
अलग अलग कंट्री के साथ यहाँ पे ये लोग मीटिंग करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं लॉबी निकल के आ रही है, जिसके कारण जियो पॉलिटिक्स तीव्र गति से चेंज हो रहा है। देखिए बहुत तीव्र गति से जियो पॉलिटिक्स आज के डेट में अगर बात करी जाए तो बदलता हुआ नजर आ रहा है। कभी भारत जो है टोटली अगर बात करी जा रही है तो रसिया पे, इन कंट्री पे डिपेंड हुआ करता था। आज के डेट में अगर बात करी जा रही है तो रसिया जो है ऑयल के लिए हम पे डिपेंड हुआ, यानी सेलिंग जो मार्केट है वो हमारे कंट्री में कर रहा है। अब अगर बात करी जा रही है यूएस की, तो यूएस भी कहीं ना कहीं हम पे डिपेंड हो रहा है, क्योंकि उसको क्या डील करना है, चाइना को डील करना है। तो यही सारी इश्यू हैं, एक का दुश्मन दूसरे का फ्रेंड, दूसरे का फ्रेंड तीसरे का दुश्मन, यही चक्रव्यूह चल रहा है, जिसके कारण बहुत सारी जियो पॉलिटिक्स, वैश्विक जो राजनीति है वो बदलती हुई नजर आ रही है। पीआईबी डाटा को देखें तो डीडी स्पोर्ट का नाम बदल के डीडी स्पोर्ट एचडी रख दिया गया है। प्रसार भारती ये ब्रॉडकास्ट करेगी, तो हाई डेफिनेशंस में अब आपको देखने को मिलेगा, इसलिए न्यूज में था, मैं कवर कर दिया। मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज यहाँ पे कौन है, तो गिरिराज सिंह जी हैं, ये चेयर करेंगे क्या नेशनल कॉन्क्लेव ऑन इनेबलिंग 2 करोड़ लखपति दीदी। तो लखपति दीदी किससे जुड़ी है, याद रखिएगा रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज मिनिस्ट्री से, तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यहाँ पे 5 सितंबर को अनवील किया ऑफिशियल सर्मोनियल ड्रेस की, किस प्रकार से किसका क्या ड्रेस होगा। इंडियन कंटिजेंट की अगर हम बात करें तो भारत का जो दल है उसकी बात करी जा रही है किस प्रकार से, तो एशियन गेम्स जो होंगे वो कहाँ पे, चाइना में होने वाले हैं, याद रखिएगा 23 सितंबर से अक्टूबर। जैसे ही G20 समाप्त होगी यहाँ पे एशियन गेम्स शुरू हो जाएगा हांगजोउ में, चाइना में, ये क्वेश्चंस बन सकता है। नटराजा स्टैचू की पूरी डिटेलिंग आपको दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी आए आपका छूटेगा बिल्कुल भी नहीं, अगर आप अच्छे से सुन लेंगे तो। भारत मंडपम के सामने नटराज की जो स्टैचू लाई गई है उसी की पूरी डिटेलिंग आपको दूंगा। 40 लोग यहाँ पे मणिपुर में बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए इंजर्ड भी हुए हैं। देखिए आर्मी लगी हुई है, बहुत सारे ग्रुप आपस में, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को यहाँ पे अगर बात करी जा रही है, जो फोर्सेस हैं एक फोर्सेस किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ही सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। एशियन जो है की पिलर है एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी के अंतर्गत, ये सारी चीजें यहाँ पे निकल के आ रही हैं, बोलते हुए नजर आ रहे हैं। 20वां एशियन इंडिया समिट और 18वां ईस्ट एशिया समिट जकार्ता में यहाँ पे चीजें निकल के आ रही हैं, तो ये अटेंड करने वाले हैं जो आपके मोदी जी यहाँ पे गए थे, अटेंड किए। ये अनएम्प्लॉयमेंट कैसे मेजर किया जा रहा है आज के डेट में, तो देखिए डेफिनेशंस ही चेंज कर दी गई है। क्या अनएम्प्लॉयमेंट का या डेफिनेशंस है वो कितना बदल गया है, वो सारी चीजें हम देखेंगे आईएलओ के अनुसार। कई बार आईएलओ की मैं डिटेलिंग दिया हूँ, इसलिए यहाँ पे आज नहीं दिया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जा रही है, तो ये क्या डिफाइन करता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट वही है जो जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है जो जॉब लेना नहीं चाहते और जॉब नहीं करते हैं, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। दूसरे सिचुएशंस में एनएसओ के द्वारा 33.3% जो ग्रामीण महिलाएं हैं और 27% के आसपास शहरी महिलाएं हैं जो 15 साल से ऊपर की हैं, ये लोग डोमेस्टिक वर्क में लगी हुई हैं, इसलिए ये भी अनएम्प्लॉयमेंट नजर आ रही हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट इनको भी मान लिया गया है, बताइए इतने प्रतिशत ये निकल के आ रही हैं, इसको भी अनएम्प्लॉयमेंट मान लिया गया है। तो जो मेजर कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत डिफिकल्ट है कि किस प्रकार से हम चीज़ों को सही प्रकार से एक्यूरेट लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे जो जॉब है ना, वो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल सेक्टर में चीज़ें चलती हैं भारत में, तो हम कैसे ये मेजर कर पाएंगे, यहाँ पे बहुत बड़ा लूप होल है, कमियां हैं, ये कहीं ना कहीं बदलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दिया, ये अनएम्प्लॉयमेंट किस रेट पे, किस दर पे क्या क्या इंक्लूड करके मेजर किया जा रहा है। ये न्यू दिल्ली में नटराजन की स्टैचू लगाई गई है। चलिए जल्दी से देखेंगे अभी क्या क्या चीजें होंगी। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीजें फोकस कर दिया जाए क्या, तो यहाँ पे जो दिल्ली पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, ये क्या चीजें बोली जा रही हैं यहाँ पे, तो जो समिट आपका G20 यहाँ पे होना है उसी को लेकर के बाद कई सारे आम आदमी पार्टी प्लस बीजेपी, इन दोनों में जो ब्यूटिफिकेशन आप दिल्ली है, अभी दिल्ली की बात करी जाए तो बहुत सुंदर इसको बना दिया गया है, इतना सुंदर कि ये कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन टाइप से लग रहा है, इतनी सारी इसमें ब्यूटिफिकेशंस करी गई है। तो उसी का क्लेम कई पार्टियां यहाँ पे लेती हुई नजर आ रही हैं, कभी बीजेपी तो कभी यहाँ पे आम आदमी पार्टी, दोनों लोग क्लेम
लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, जो दिल्ली की म्यूनिसिपल काउंसिल्स है और दिल्ली के कंटोनमेंट बोर्ड हैं, ये आपके यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे बात करी जा रही है पीडब्ल्यूडी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, तो ये आम आदमी पार्टी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे सब लोग मिलकर के कार्य किए हैं, जो यहाँ पे G20 की चीजें चल रही हैं। अब हम नटराज के बारे में जानेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले नटराज की बात करी जा रही है, तो हिंदू गॉड जो लॉर्ड शिवा हैं उनको ये डिपिक्ट करते हैं नटराज। और यहाँ पे क्या है, एक प्रकार से कॉस्मिक डांसर डिवाइन फॉर्म में ये दिखते हुए नजर आते हैं, जिससे क्या इनके डांस को तांडव बोला गया है। तो तांडव एक प्रकार से डांस है जो लॉर्ड शिवा के द्वारा परफॉर्म किया गया है। ये जो पोज है, किस पोज की बात कर रहे हैं, ये देखिए इसी पोज की हम बात कर रहे हैं। इसी पोज को तांडव बोला गया है। तो इस पोज को तांडव बोला गया है। ध्यान से यहां पे देखेंगे तो एक डेविल भी यहां पे है। इसका नाम क्या है, अपस्मारा। तो अपस्मारा डेविल जो है अंधेरों का राजा था। ये किसी भी व्यक्ति की चेतना को यहाँ पे कैद कर सकता था, उसकी मेमोरी को यहाँ पे ब्लॉक कर सकता था, उसे कुछ नहीं याद होगा। और अपस्मारा एक प्रकार से डिजीज भी है जिसे हम मिर्गी भी बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से ग्रसित कर देता था। इस प्रकार की डिजीज से भी ये रिलेट करके देखा जाता है। अब इनकी कहानी आपको तो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस डिटेलिंग को देख लिया जाए। तो जो आर्ट वर्क है और जो पोज है अभी आपको मैं दिखाया, जो वो यही हिंदू टेक्स्ट में कई सारे जगहों पे दर्शाता है। तेवाराम और थिरुवासागम तमिल में इन सब चीजों का जिक्र है। तो इन सब भाषाओं में इनका जिक्र है। अपस्मारा एक डेविल है जो यहाँ पे लॉर्ड शिवा के पैरों के यानी राइट जो उनका लेग है, अपस्मारा राक्षस के सिर पे है। देखिए अपस्मारा जो है, अगर हिंदू मिथोलॉजी की बात करी जाए तो ये अमर था। अमर होने के नाते इसको मारा नहीं जा सकता था। और यहाँ पे अंधकार का ये राजा था। अंधकार से पूरे दुनिया को, यानी जो नॉलेज था उसे कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास कर रहा था। तो पृथ्वी से नॉलेज अगर खत्म हो जाती तो चारों तरफ अंधकार आ जाता। तो शिव जी यहाँ पे रोल प्ले करते हैं तांडव का। तो डमरू जब बजाते हैं, ये एक सारी मिथोलॉजी स्टोरी है जो आपको अभी बता रहा हूँ, हिंदू मिथोलॉजी में मेंशन है। तो ये अपने नाद से, डमरू के नाद से उसको बांध देते हैं और जैसे ही 14 बार डमरू बजाते हैं, अपस्मारा राक्षस वहां पर बेहोश हो जाता है। और बेहोश हो जाने के बाद शिव जी उसके ऊपर अपना राइट वाला लेग रखते हैं और एक पैर से इस नटराज वाले पोज में आ जाते हैं और उसको एक चक्रव्यूह में बांध देते हैं। उसे मारते नहीं है। क्यों नहीं मारते हैं शिव जी उसको, तो आपको पता ही होगा, वो एक प्रकार से गलत उपयोग हो जाता अगर उसको मार दिया जाता, क्योंकि वो तो अमर था। तो अमर होने के नाते उसको एक कैद तरीके से बांधा गया है। इसीलिए शिव जी ने उसके ऊपर अपना दाहिना पैर रखा ताकि वो उनके पैर के नीचे दबा रहे और जो ज्ञान का प्रकाश हो शिव जी सदैव प्रकाशित करते रहे। तो ये बहुत ही पुरानी मिथोलॉजी स्टोरी है जो आपको मुझे बताना था। तो ये चीजें तो जान ली हैं। अब जो डांस वाली मूर्ति की फीचर है वो हर हिंदू शैविज्म टेम्पल में यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलती है, खासकर तमिलनाडु में। तो नटराज की जो हाईएस्ट फॉर्म शिवा वाली चीजें थी जो तमिलनाडु में पाई जाती हैं, ये ब्रॉन्ज आइडल से बनी है। तो ये किस चीज से बनी है, ये भी क्वेश्चंस बनता है। नटराज किसकी स्टैचू को रिजेंबल करता है, लॉर्ड शिवा। तो यहाँ पे ब्रॉन्ज से बनी है और ये ऑल शिवा टेम्पल में पूरे तमिलनाडु में इसी फॉर्म में पूजा होती है। नटराज की बात करी जा रही है तो बहुत सारे केव में भी इसका स्टैचू और यहाँ पे इनक्रेव हुआ है। तो इनक्रेव यहाँ पे एलोरा केव में महाराष्ट्र में जो है, एलिफेंटा केव महाराष्ट्र में, बादामी केव कर्नाटका में 6वीं सेंचुरी के आसपास यहाँ पे इन सब चीज़ों का विकास हुआ है। अगर लिटरेरी सोर्स की बात करें, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखिएगा। लिटरेरी सोर्स के अनुसार जो ब्रॉन्ज का रिप्रेजेंटेशन है वो शिवा आनंद तांडव, ये चीज़ें तब अपीयर होती हैं जब पल्लवा का पीरियड था। यानी देखिए अभी लोग सीधे सीधे यही सोचते हैं कि चोला है, तो चोला तो है
ऐसा नहीं है, लेकिन पल्लवा पीरियड से लिटरेरी सोर्स के अनुसार यहाँ पे चीजें निकल के आती हैं, तो ये चीजें याद रखिएगा। और 7वीं सेंचुरी 9वीं सेंचुरी तक ये चीजें पल्लवा तक चलती हैं। 10वीं सेंचुरी जब आती है तो ये बहुत फैसिनेटिंग पोज में तमिलनाडु में इमर्ज आउट होता है, जो कि चोला के ब्रॉन्ज के रूप में। देखिए चोला, चेरा, पांड्या, इनका रीजन जो क्या था, अगर हम भारत को ये मान लें तो चोला कहाँ थे, चेरा कहाँ थे और पांड्या कहाँ थे। तो जो चोला थे वो उनका रीजन ये था, और चेरा का रीजन यहाँ पे ये था, पांड्या का रीजन ये था। तो ये सारी रीजन थी जो आपको पता होनी चाहिए, साउथ इंडिया की रीजन। यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, तो भारत में ही चीजें सीमित नहीं है, ये साउथ ईस्ट एशिया में भी इस प्रकार की स्टैचू और इंग्रेवन पाई जाती हैं। जो मूर्तियां हैं बाली, कंबोडिया, अंकोर वाट, इन सब टेम्पल में भी पाई गई हैं। तो नटराजा जो है स्पेशल सिग्निफिकेंस यहाँ पे रॉयल्टी के फॉर्म, यानी सिंबल ऑफ रॉयल्टी के फॉर्म में तमिलनाडु में इसकी उपयोगिता होती है। और डांसिंग शिवा को यहाँ पे चोला प्रोसेशंस के अंतर्गत, रिलीजियस फेस्टिवल के अंतर्गत इसको कंटिन्यू कर दिया गया, जिसके कारण चोला के समय आते आते इसकी फेम और पॉपुलैरिटी इतनी अच्छी, और क्वालिटी में जो डेवलपमेंट होती है ब्रॉन्ज की, वो स्टैचू डेवलप होती है। तो ज़्यादा फेमस चीज़ें चोला में आकर के ये नटराजी वाली चीज़ें होती हैं। तो आशा करते हैं ये जो चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे दाहिना पैर शिव जी ने इस अपास्मारा राक्षस पे रखा है और यहाँ पे तांडव करते हुए नजर आ रहा है। तो यही इनका पोज है, तांडव, जिसके कारण शिव जी की जो वाइफ थी पार्वती जी, वो अचेत अवस्था में पहुंच गई, उन्हें सब कुछ भूल गई थी, यानी नॉलेज का ये कहीं ना कहीं विघटन हो रहा था। तो यहाँ पे इनको मजबूरन इस प्रकार का कार्य करना पड़ा और यहाँ पे नॉलेज को सुप्रीम रखना पड़ा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको मैं यहाँ पर बता दिया। ये अभी भी जीवित नहीं, ये अभी भी ये मरा नहीं, अभी भी जीवित ही पोज में है, ये ऐसा माना जाता है। तो ये लॉर्ड शिवा हैं जो अपने तांडव पोज में सारी चीजें बता रहे हैं। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे छूटा हो तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। म्यांमार की जुनता यहाँ पे कई सारे जर्नलिस्ट को यहाँ पे जेल में डाली 20 साल के लिए अगर बात करी जा रही है। तो एक फोटो जर्नलिस्ट थे साई जाओताई के, इनको कहीं ना कहीं 4 चार्ज के रूप में, क्या तो ये नेचुरल डिजास्टर को कहीं ना कहीं तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस लॉ को, और टेली कम्युनिकेशंस के लॉ को तोड़ते हुए। ये छोटी छोटी लॉ को तोड़ने की वजह से देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे सारी चीजें निकल के आ रही हैं। श्रीलंका जो है यहाँ पे इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को यहाँ पे जांच करने के लिए, जो बॉम्बिंग हुई थी कब, 2019 ईस्टर में, तो ये एक प्रकार से चर्च था जहाँ पे हमले किए गए थे, उसी की इंटेलिजेंस एजेंसी से यहाँ पे जांच कराने का बात चल रहा है। अपोजिशंस पार्टी सीधे बोल रही है कि इंटरनेशनल एजेंसी से यहाँ पे जांच कराइए। यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे बैन करता हुआ जो चीजें नजर आ रही थी वैगनर ग्रुप में, तो ये वैगनर ग्रुप को कहीं ना कहीं टेररिस्ट बताया गया, इसको यहाँ पे गलत ठहराता हुआ नजर आ रहा है, इसको बैन करता हुआ नजर आ रहा है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे चीजें नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो चल रहा है। अभी इसके प्रिगोजिन जो हेड थे उनकी अचानक डेथ भी हो गई है, बहुत मिस्ट्री वाली चीजें भी निकल के आई हैं। फाइनली बात करी जा रही है तो जो आपका एटम होता है ना, अगर एक एटम के अंतर्गत एक न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, तो एटम के अंतर्गत वही सारी चीजें यहाँ पे सर्च किया गया है 150 साल के आसपास। जो साइंटिस्ट हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड और हंस जीगर और अर्नेस्ट मार्चेंट, ये लोग एक्सपोज किए हैं क्या, जो गोल्ड फॉइल है उससे रेडिएशन से ये सारी चीजें पता चली हैं कि किस प्रकार से हम उस चीज को यहाँ पर देख सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड न्यूक्लियाई को यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये एक शॉर्ट तरीके से जो न्यूज़ था मैं उसको कवर किया हूँ, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियाई है उसको भी अब देखने का प्रयत्न किया जा रहा है। ये किसके अंदर, तो ये गोल्ड फॉइल रेडिएशंस के मदद से, जो आपको पता होना चाहिए। एक अफ्रीका की रिवर कवर होगा, तो यहाँ पे उमर अल रबिया एक रिवर है जो कि कितना लंबा, ये मोरक्को की, सेंट्रल मोरक्को की रिवर है, 555 किलोमीटर लंबा दूरी तय करता है। ओरिजिनेट होता है मिडिल एटलस से और पास करता है खनीफ्रा सिटी से, जाकर के अटलांटिक ओशियन में मिल जाता है, जो कि पोर्ट अजमेर पोर्ट के आसपास। उमर रबिया की बात करी जा रही है तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर स्प्रिंग, यानी जो स्प्रिंग वाटर होते हैं
जहाँ से स्ट्रीम्स निकलती हैं वो इस नदी में आकर के मिल जाती है। तो द 40 स्प्रिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है और इस प्रकार से इसको बोला जाता है। यही वो नदी है जो जाके अटलांटिक ओशियन में जाकर के मिल जाती है। और ये देख सकते हैं किस प्रकार से मोरक्को से ये चीज़ें निकल रही हैं। तो सारी चीज़ें आपको दे दिया, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट अगर हो तो कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव, यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।